बच्चों अब मैं पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इजी अप्रोचेबल क्वेश्चन है, राइट। कोलरॉश लॉ और कंडक्टेंस और इससे रिलेटेड, जो कि एक आसान सेगमेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, राइट। सबसे पहले हमें एक लिस्ट दे रखी है जिसमें कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम दे रखा है। देख के ही आइडिया लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को डील करने वाले। तो लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस, राइट, ए रूट सी। अब कंसंट्रेशन ज़रा देखा जाए कि कंसंट्रेशन की क्या वैल्यूज़ हैं, तो मुझे दिख रही हैं या तो 0.01 है या 0.04 है। आप नोटिस करिए, इसका मतलब जो रूट सी की वैल्यू है, रूट सी की दो ही वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। रूट सी जब हम इसके अंदर 0.01 रखेंगे देन इट बिकम्स 0.1, एंड जब हम रूट सी में 0.04 रखते हैं देन इट बिकम 0.2। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब आपको अलग अलग NaNO3 के लिए, पहले फॉर NaNO3, ठीक है, लैम्डा एम की इक्वेशन वैल्यू क्या दे रखी है, 111 इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। रूट सी में देखिए 0.01 है, तो यानी 0.1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वन इज 101 इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू 0.2, इक्वेशन नंबर 2। सही है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लैम्डा एम की वैल्यू आती है 121 ऑन सॉल्विंग इक्वेशन बाय 1 and 2, राइट। जो ए की वैल्यू आ रही है 100 एंड लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आ रही है ऑफ NaNO3 बराबर 121। पहले आप एक बार तरीका देख लो, और यही तरीका आपको बाकी दो में भी फॉलो करना है, यानी कि इसके लिए NaCl के लिए और AgNO3 के लिए रूट सी यही वैल्यूज उसमें यूज करिए, ठीक है। इसी तरह लैम्डा एम की दो वैल्यूज दे रखी है और दो इक्वेशन बनेंगी, उससे लैम्डा एम नॉट और ए सॉल्व हो जाएगा हर एक का। हमारे पास जो लैम्डा एम नॉट की 3 वैल्यूज सॉल्व होकर आ रही है, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaNO3, ठीक है, ये सॉल्व होकर आती है 121, देन लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, ये सॉल्व होकर आता है 127, एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ कौन बचा, AgNO3, ये सॉल्व होकर आ रहा है आपका 134। ये तीनों सॉल्व होके आते हैं। अब इसे हम कोलरॉश लॉ में लगा करके लैम्डा एम ऑफ नॉट ऑफ AgCl निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ AgNO3, राइट, प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaNO3। वैल्यूज डालो, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू सॉल्व होके आती है 140, ठीक है, हटा रही हूँ, 140 आता है लैम्डा एम नॉट, ठीक है। अब आपको पता ही है लैम्डा एम नॉट बराबर CGS यूनिट है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। क्लियर, ये मोलैरिटी ही सॉल्युबिलिटी है, S की वैल्यू है, दिस मोलैरिटी इज सॉल्युबिलिटी S, जिसे आई गेस क्वेश्चन ने X कहा है, हाँ, इसको इसने X कहा है, तो मैं इसे X कह दे रही हूँ, और ये X सॉल्व करना है, तो X इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट।
जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो सारी वैल्यूज, कप्पा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, राइट, 1.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट 140। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो 10 टू दी पावर -5 आता है। अब हमें सॉल्व क्या करना है, log 1/x, राइट, यानी log 10 टू दी पावर 5। दैट्स वाई आंसर विल बी 5। ठीक है बच्चों, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, और आंसर अगर 5 है तो इसका आंसर बना सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम अपना पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो जेई एडवांस के पेपर 2 में पूछे गए। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड एंगल का सवाल है, मतलब मैं अगर बात करूँ भाई कि केमिकल बॉन्डिंग से 3 सवाल दे दिए हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट का दे दिया, ज्योमेट्री और शेप पूछ लिया, और देखिए अब नेक्स्ट आपके सामने है बॉन्ड एंगल पूछ लिया। तो इसमें क्या है, सिंपल सवाल है, देखो इजी में ही कहूँगा मैं तो इसको बिल्कुल भाई, कि देखिए सबसे पहले कह रहा है ONO बॉन्ड एंगल बताओ। देखिए अब इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखो NO2 प्लस, देखिए NO2 प्लस में आपको पता है कि भाई यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लिखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका थीटा कितना आएगा भाई 180 डिग्री एंगल, यानी कि सबसे हाईएस्ट तो NO2 प्लस का ही हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई NO2, यहाँ पे NO2 आपको पता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, और हमें ये भी पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, लेकिन बेटा इसके बॉन्ड एंगल में लोचा होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 134 के समथिंग आता है, कितना आता है 134 डिग्री, यानी कि सबसे ज़्यादा तो NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल लगा, उसके बाद किसका होगा NO2 का। अभी इसमें B और C में, अब देखिए NO2 और NO3 माइनस में किसका ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ से करूँ तो बेटा देखिए NO3 की अगर मैं बात करूँ तो NO3 माइनस, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, यानी कि थीटा हो जाएगा इसका 120 डिग्री। और अगर NO2 माइनस को मैं बोलूँ तो यहाँ पे बेटा आपका हो जाएगा माइनस, यानी कि इसका हो जाएगा sp2 और थीटा हो जाएगा लेस देन 120। तो अब मुझे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। देखो NO2 प्लस में थीटा 180 है, NO2 में थीटा कितना 134 है, और इसका, हाँ इसका बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड पी ब्लॉक में पढ़ाते हैं वहाँ भी थीटा अप्रोक्सीमेटली इसमें बताते हैं कि भाई 135 या 134 होगा। अब उसका छोड़िए, कारण ये होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसका बहुत रिपल्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में बेटा अगर हम बात करें तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन अगेन ओजोनोलाइसिस और एल्डोल पर है, बट उन्होंने जो कंपाउंड लिया है वो लिया है नेचुरल रबड़, और नेचुरल रबड़ आपको सबको पता है बेटा, इट इज़ योर मोनोमर ऑफ सिस 1,3 आइसो पॉली आइसोप्रीन। तो चलिए अगर हम नेचुरल रबड़ का स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर आपका रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड H CH2 C दैट इज़ योर नेचुरल रबड़। अब अगर हम बात करें, उन्होंने बोला कि नेचुरल रबड़ का आपने क्या कराना है, ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में बेटा सबको पता है कट द डबल बॉन्ड एंड पेस्ट ऑक्सीजन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतने से पार्ट से आपका एक कंपाउंड बाहर आ जाएगा, और वो जो कंपाउंड आएगा दैट इज़ योर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 नाउ अब इस कंपाउंड का उसने बोला है कि ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप की वजह से ये आपका कौन सा टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट, एंड इट विल गिव टॉलेंस टेस्ट। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ये आपका कौन सा टेस्ट देगा, टॉलेंस टेस्ट। अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाना है, NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एल्डिहाइड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस हीट, दैट इज योर एल्डोल कंडेंसेशन,
और जब हम इस कंपाउंड का एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 5 मेंबर रिंग पर डबल बॉन्ड O। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज़ योर ऑप्शन ए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ नोन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज कंपोज्ड ऑफ 4-क्लोरो 4-डीऑक्सी अल्फा डी गैलेक्टोज। तो चलिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अल्फा डी गैलेक्टोज, चूंकि उसने अल्फा बोला है, हाँ ये याद रखिएगा 4-क्लोरो 4-डीऑक्सी है, यानी यहाँ पर आपका OH नहीं है। And this is your ClOH. Clear? That is your 4-क्लोरो 4-डीऑक्सी अल्फा डी गैलेक्टोज। एंड दूसरा कंपाउंड उसने जो बोला है वो है 1,6-डाइक्लोरो। नाउ दैट इज योर 1,6-डाइक्लोरो 1,6-डाइडिऑक्सी बीटा डी फ्रुक्टोज। और बेटा जब इन दोनों में हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करेंगे तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर बनता है दैट इज योर सुक्रालोज। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन ए। हाँ बच्चों, मैं पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रही हूँ। एन ईजी अप्रोच क्वेश्चन है, आसानी से हो सकता है। R गिव्स P और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो माइनस dR/dt इक्वल टू dP/dt इक्वल टू K टाइम्स ऑफ R टू द पावर 1, राइट। यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालती हूँ तो R बराबर R0 e टू द पावर माइनस KT। तो प्रोडक्ट P बराबर A0 माइनस A, यानी R0 माइनस R, राइट। दिस विल बी व्हाट? R0 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT। तो अगर मैं P वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचती हूँ तो वो ऐसा ग्राफ आएगा, जो कि ऑप्शन 1 में नहीं दिया है। ऑप्शन ए में उसने P वर्सेस टाइम का ग्राफ इंक्रीजिंग दिया है, जो गलत है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं कांस्टेंट K, मतलब ये ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, dR/dt, राइट। मैं इसे रेज कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो dR/dt ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इज K टाइम्स ऑफ R। दिस विल बी व्हाट? K R0 e टू द पावर माइनस KT, इट इज dR/dt। That means this is exponential decreasing curve. Exponential decreasing curve dR/dt versus time। और इसने क्या दिया हुआ है, राइट। आप ये देखिए, अगर dR/dt और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे। सिमिलरली dP/dt, अगर मैं dP/dt का ग्राफ खींच रही हूँ तो ये dP यहाँ dP कर दे रही हूँ, राइट। dP/dt dP/dt भी रेट वर्सेस टाइम है, और आप देख रहे हो कि ये डिक्रीजिंग कर्व है। क्लियर है? कैसे? क्योंकि dP/dt इक्वल टू K R0 e टू द पावर माइनस KT। अब dR/dt की बात कर लेते हैं, ठीक है। dR/dt और किसके साथ ग्राफ बनाया उसने? R के साथ। तो माइनस dR/dt इज K इंटू R। देखिए ज़रा ध्यान से, लग रहा है स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन dR/dt इक्वल टू माइनस KR। दैट मीन्स क्या, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल टू माइनस KX का ग्राफ है, यानी स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप की आएगी इस तरह से। दैट मीन्स B भी हमारा आंसर नहीं है। तो B आंसर नहीं है, A आंसर नहीं है, C आंसर है, और D तो कांस्टेंट K है, और K तो टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहेगा, तो फिर इसलिए D भी करेक्ट है, राइट। तो dP/dt टाइम के साथ डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व, दिस वन, ये भी करेक्ट है, और K वर्सेस टाइम भी कांस्टेंट है, और ये भी करेक्ट है। देखिए ये P ब्लॉक का सवाल है। अगर इसमें मैं देखूं
यहाँ से बेटा देखो, सबसे पहला ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है 1:5 वाली, यानी कि जीनोन X प्लस F2 1:5 में बताइए क्या बनता है। यहाँ पे जो P बनेगा वो बन जाएगा आपका क्या है, वो बन जाएगा बेटा XCF4, ये बन जाएगा आपका जीनोन टेट्राफ्लोराइड। और XCF4 की रिएक्शन कह रहा है कि O2 से करानी है हमें, तो जो Q बनेगा बेटा XCF6। ये कैसे पहचाना हमने, यहाँ से पहचान लिया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से भी। और देखिए ये कह रहा है XCF6 की अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराता हूँ भाई, देखो कंप्लीट अगर हाइड्रोलिसिस में कराता हूँ XCF6 की, तो आप बता यहाँ पे बनेगा जीनोन ट्राई ऑक्साइड XCO3। अब इसमें है कि क्या P हैज 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, क्या P यानी कि जीनोन टेट्राफ्लोराइड में क्या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ बिल्कुल है। क्यों, इसकी स्ट्रक्चर बनाइए ना, कितना, ये लो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आती है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। Q हैज ए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्या Q परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है? ना, ये ना है भाई बिल्कुल। देखो क्या है XCF6 की अगर मैं देखूं यहाँ पे F यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं बेटा क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। Q कैन एक्ट एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट, क्या Q फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करेगा? यस ऑब्वियसली, जीनोन के जितने भी फ्लोराइड्स हैं वो हमारे फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ R इज ट्राइगोनल पिरामिडल। यस, अगर मैं जीनोन की बात करूं तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे बेटा ये 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, तो 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर पे ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ACD। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा पीरियोडिक टेबल से आया हुआ क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर। इसमें कहूँ कि मैं सेकेंड डायनेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन दैट ऑफ द बोरोन। अगर मैं बोरोन की बात करूं यहाँ पे देखिए, टू एस टू 2p1 और इसका होता है बेटा 2s2 2p2। ठीक है, इसमें से, लेकिन इसमें सेकेंड डायनेशन एनर्जी पूछी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्या होगा 2s2, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये होगा 2s2 2p1। अब देखिए ये जो हो जाता है बेटा, ये हमारा क्या स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे फुली फिल्ड। हमें पता है नंबर ऑफ सेल तो दोनों में सेम है देखो, लेकिन अब जेड इफेक्टिव कार्बन में ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली कार्बन की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बोरोन क्या है इसके एडजेसेंट में है, और बोरोन बेटा आपका बन गया फुली फिल्ड, इसलिए बोरोन की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी किससे? कार्बन से। यानी कि जो I2 का ऑर्डर होगा वो हो जाएगा बेटा बोरोन लेस देन क्या है, कार्बन। और इसमें यही कहा है कि कार्बन एटम की लेस देन होगी किससे? बोरोन से। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक, दूसरे वाला भी ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही रेडियस क्या होती है, कम। यानी कि सबसे कम रेडियस Al3+, फिर Mg2+, Na+ का रेडियस सबसे बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन सही है। हाँ, दूसरा अगर इसमें कहें अंडर द आइडेंटिटी कंडीशन इन सॉलिड स्टेट द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम मेटल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ सोडियम मेटल। ये एक्सेप्शन होता है, हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो सोडियम की ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम, और इसमें कह रहा है कि पोटेशियम की ज़्यादा होगी। S ब्लॉक से है ये, S ब्लॉक हाइड्रोजन से। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आ गया S ब्लॉक से। इससे पहले 2022 में क्वेश्चन आया था S ब्लॉक हाइड्रोजन से, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद कह रहा द HH बॉन्ड इज वीकर देन क्या, FF बॉन्ड। क्या ये बात सही है? हाँ, नहीं, ये सही नहीं है भाई। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वीकर कैसे हो जाएगा, ये फ्लोरीन फ्लोरीन, ये 1s की ओवरलैपिंग से बना है, और ये 2p और 2p की ओवरलैपिंग से बना है, तो नंबर ऑफ सेल तो सबसे पहले चेक करते हैं। अब भाई अगर नंबर ऑफ सेल सबसे पहले चेक करेंगे तो 1s ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी हमारी, बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन गलत है। इसका A और B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें बेटा, तो सबसे पहले एनिलीन का रिएक्शन है, और एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ करवाया है, एसिटिक एंड हाइड्राइड, दैट इज योर
CH3CO का होल ट्वाइस। नाउ जब हम इसके साथ करवाएंगे बेटा तो आपको भी बताया कि ये रिएक्शन SNAE मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और जब SNAE मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिड एनिलाइड, दैट इज NaCO-CH3। नाउ नेक्स्ट इसका रिएक्शन हम करवाएंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, बिकॉज NaCO-CH3 इज अ प्लस आर ग्रुप, तो जो आपका NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा वो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा एट पैरा पोजीशन पर। कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा? पैरा पोजीशन पर। नाउ इसके बाद दैट इज योर ऑप्शन पी। तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो P इज अ डाई नाइट्रो कंपाउंड, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि P में सिर्फ एक ही NO2 कंपाउंड है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका हमें करवाना है हाइड्रोलाइसिस, और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा अगेन NH2, और उसके पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ेगा? NO2। नाउ नेक्स्ट उसका रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, एंड दैट इज योर NO2। नाउ दैट इज योर प्रोडक्ट Q। क्लियर? नाउ अब अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में है क्यूमीन का रिएक्शन O2 और H3O प्लस के साथ। तो बेटा सबको पता है कि जब हम क्यूमीन का रिएक्शन O2 और H3O प्लस के साथ कराते हैं, दैट इज़ योर क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस, और क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका बनेगा फिनॉल। नाउ नेक्स्ट फिनॉल का रिएक्शन NaOH प्लस CO2 के साथ, दैट इज़ योर कॉल्बे रिएक्शन, और कॉल्बे रिएक्शन में हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड, दैट इज़ योर ऑप्शन एस। इसी एस से हम आगे बात करते हैं। तो चलिए अब सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है? डाईएजोनियम सॉल्ट। ये डाईएजोनियम सॉल्ट जो यहाँ पर हमारा बना है, तो जब हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? Q के साथ, तो इट विल अंडरगो फॉर कपलिंग रिएक्शन, और फिनॉल के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? डाईएजोनियम ग्रुप। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट T। चलिए अब नाउ मूव ऑन ऑप्शंस। ऑप्शन ए, Q ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉल जनरेट्स एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो बेटा जब हम Q का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? इथेनॉल के साथ। तो बेटा सबको पता है कि डाईएजोनियम सॉल्ट इथेनॉल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक बनेगा बेंजीन, चूँकि पैरा पोजीशन पर NO2 है तो NO2 रह जाएगा, लेकिन इथेनॉल विल कन्वर्टेड इनटू CH3CHO। तो बेटा यहाँ पर जो एल्डिहाइड बनेगा वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बनेगा। यहाँ पर जो एल्डिहाइड आपका बनेगा, एल्डिहाइड तो बनेगा बट इट इज़ एलिफैटिक एल्डिहाइड, तो यहाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग। एस गिव पॉजिटिव थैलिन टेस्ट। एस, अगर हम एस में बात करें बेटा, तो चूँकि इसमें फिनॉलिक OH ग्रुप है और फिनॉलिक OH ग्रुप थैलिन टेस्ट देगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। एंड नाउ लास्ट वन, टी इज़ अ कलर्ड कंपाउंड। तो बेटा सबको पता है ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन जो भी एजो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कलर्ड। तो लास्ट हमारा जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज एजो, और ये कंपाउंड क्या होगा? कलर्ड। तो फाइनल आंसर इज बी एंड डी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, तो अगेन ये क्वेश्चन आपका आया है बायोमोलिक्यूल से। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेटमेंट नंबर 1 की, तो स्टेटमेंट नंबर 1 में ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब हम ग्लूकोनिक एसिड को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैकेरिक एसिड में। लेकिन ऑप्शन 2 जो दिया है, यानी इसका जो नेक्स्ट पार्ट दिया है वो गलत है, क्योंकि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? HNO3 के साथ, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैकेरिक एसिड में। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, फ्रुक्टोज गिव्स अ पॉजिटिव फैलिन टेस्ट। तो बेटा ये सबको पता है कि अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है तो वी विल यूज़ टॉलेंस या फैलिंग रिएजेंट,
लेकिन हम एल्डोज और कीटोज शुगर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फेलिंग या टॉलरेंस टेस्ट या रिएजेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। रीज़न, इन बेसिक मीडियम फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोज, ये तीनों एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल, यानी दे आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज। दैट्स वाई। और फेलिंग टेस्ट जो फेलिंग रिएजेंट जो है वो है आपका एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। तो बेटा चूँकि मीडियम बेसिक है तो इन बेसिक मीडियम आपका फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोज में चूँकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो आपका पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन सी, ये तो बेटा थ्योरी है और सबको पता है कि इन्वर्ट शुगर जो होता है दैट इज़ योर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज जो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से मिलता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही। एंड फाइनल ऑप्शन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज -40 डिग्री। नहीं, इन्वर्ट शुगर का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है -20 डिग्री। दैट्स वाई ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो फाइनल आंसर इज बी एंड सी। हम लोग पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं बेटा, और इस पे ये दिया हुआ है कि दो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ही हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से 2 इज लैम्डा, और फिर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट विद द प्रिंसिपल नंबर n to 4 इज 9 लैम्डा। ठीक है, लेकिन ये y b प्लस के लिए दिया हुआ है, तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू a से b बोल रहा है, a प्लस b का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक तो हाइड्रोजन लाइक ही है, तो a प्लस है, x का a प्लस, और y एटम है जिसका कि b प्लस दिया हुआ है। ठीक है, b प्लस दिया हुआ है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो आप बिल्कुल इसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये 1 से 2 पे जा रहा है और उधर है 2 से 4 तक जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा एब्जॉर्ब और यहाँ पे 9 लैम्डा एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, अब ये बात बोल रहा था, अब फिर इसका हम लोग लगा देते हैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू जेड ऑफ x। अब जेड तो दिया नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो जेड x मान लिया, इंटू 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 4, और इधर से कितना आ गया 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू जेड ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 3 बाई 4, और इधर से कितना आ गया, ये 1 बाई 9 लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू जेड का जेड y का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16। सही है, तो यहां से आ गया 1 बाई 9 इंटू 1 बाई लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से, 1 बाई लैम्डा की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये RH इंटू जेड ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू 3 बाई 4 इज इक्वल टू RH इंटू जेड ऑफ y का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई 4 मतलब 3 बाई 16 आ गया। ठीक है, तो यहां से जेड एक्स अपॉन जेड वाई आ जाएगा, यहां से 9 है ना, और उधर से 3 बाई 4 आ रहा था, 3 बाई 2 आ रहा है। ठीक है, अब 3 बाई 2, अब क्या बोल रहा था कि लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी, तो उसके लिए हमने क्या किया कि अब लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज के लिए हमने क्या किया कि इसी को वैल्यूज मान लिया। बेसिकली एक एटम जो दिया हुआ है x और एक एटम जो दिया हुआ है y, अब लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज बोल रहा था, तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज के लिए हमने क्या किया कि इसकी वैल्यूज ही 3 और 2 मान लिया। तो अगर x के लिए अगर आप 3 मान रहे हो और इसके लिए 2 मान रहे हो, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए कितने पॉजिटिव चार्ज आने होंगे, इस पे 2 पॉजिटिव आना होगा और इस पे 1 पॉजिटिव आना होगा, और यही हो गया a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई फिर हमारे लिए, मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज a के लिए 2 और b के लिए 1 हो गया, मतलब a प्लस बी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ गई, 3 आ गई।
ठीक है, तो एक आसान सा सवाल था एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक सरफेस केमिस्ट्री से पूछा हुआ है और फॉर्मूला भी दे दिया, कुछ भी इसमें बस बिल्कुल ही सिंपल सा कैलकुलेशन है सर। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि एट अ गिवन टेम्परेचर 0.45 ग्राम एसिटिक एसिड का 50 ml में है, ओके। और फिर हमने उसको चारकोल के साथ मिला दिया है, ठीक है। अब पीएच रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मिलाने के बाद एडजॉर्प्शन हुआ होगा, एडजॉर्प्शन के बाद ऑब्वियसली एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कम हुआ होगा, एडजॉर्ब हो गया होगा, लेकिन फाइनल कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि एसिटिक एसिड का पीएच कितना हो गया है, 3 हो चुका है, ठीक है। एज्यूम द एडजॉर्प्शन ऑफ द एसिटिक एसिड फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन फॉलोज द फ्रेंडलिस्ट आइसोथर्म x/m = k × c पे पावर 1 - n, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दे दिया आपको कि वैल्यू k की निकालनी है, बस ये इंफॉर्मेशन दे दिया था कि स्लोप अगर हम इसका लॉग वगैरह ले लिया, जैसे log x/m = log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log k प्लस यहां से 1/n log c। और ये बोल रहा था कि log x/m इसका ग्राफ और अगेंस्ट log c के अगेंस्ट अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप 1 आएगा। ऑब्वियसली अगर स्लोप 1 आ रहा है तो स्लोप 1 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1/n होगा, ठीक है। तो 1/n बेसिकली दे दिया, तो n की वैल्यू आपकी यहां से 1 आ गई, n की वैल्यू 1 है हमारे लिए। अब n की वैल्यू तो 1 आ चुका है और मोलर मास एसिटिक एसिड का 60 दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है आपको, बेसिकली k की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं अब हमारे दिमाग में चल रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है, तो n पता चल गया, कंसंट्रेशन एडजॉर्प्शन के बाद का x और m क्या है, x और m आपको पता होना चाहिए था, खैर नहीं भी पता है तो दिया हुआ है, x इज द मास इन ग्राम ऑफ द एसिटिक एसिड एडजॉर्ब, कितना एसिटिक एसिड एडजॉर्ब हुआ, m is the mass of the charcoal, that is 1 gram given, c is the equilibrium concentration of the acetic acid in the solution after the adsorption is complete, final concentration निकालना है, ओके। तो अब कहीं हम लोग इंटेंशन यही है कि x फाइंड कर लो, m तो दिया हुआ है, और फिर c की वैल्यू निकाल लो और फाइनल k की वैल्यू आपको यहाँ इस इक्वेशन से मिल जाएगा। इंटेंशन क्लियर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और कैलकुलेशंस करते हैं कि 0.45 ग्राम था फाइनल कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब पीएच दिया हुआ, पीएच कितना दिया हुआ 3, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो गया फाइनल सॉल्यूशन में 10⁻³ 10⁻³ मतलब C इंटू अल्फा कितना हो गया 10⁻³ अल्फा √Ka/C कर लेते हैं, ठीक है। C इंटू अल्फा √Ka/C 10⁻³ या इसको आप कर लोगे √Ka इंटू C की वैल्यू है 10⁻³ Ka की वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁵, ठीक है। तो ये बेसिकली 10⁻⁵ इंटू C इज इक्वल टू 10⁻�6 या C की वैल्यू आ गई 10⁻⁻1 या 0.1, आप इसको 0.1 बोल लो, ठीक है। C की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 आ गई, C की वैल्यू 0.1 है। आप वैसे निकाल भी सकते थे, देख रहे हो अल्फा √Ka/C Ka की वैल्यू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई C 0.1, अल्फा की वैल्यू 0.01, सिफर जोन में है। हम लोग को अननेसेसरी कैलकुलेशंस आप करना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे कर भी सकते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 0.01 से भी कम है तो आई थिंक कि आप सेफर जोन पे हैं रादर देन दिस, ठीक है। C की वैल्यू हमारे लिए 0.1 आ गई, ठीक है। C की वैल्यू 0.1 आ गई। अब 0.1 किसके बराबर है, यहां से वैल्यू अब हम बेसिकली निकालने जा रहे हैं x क्या है कि कितना एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हो गया। तो अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन कितना है 0.1 फाइनल एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, तो गिवन मास इन ग्राम कितना मास है, लेट्स सपोज W ग्राम है जो कि अभी डिजॉल्व्ड है सॉल्यूशन में, W अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना लीटर में है, ये है 50 ml, तो ये हो गया 0.05, तो यहां से W की वैल्यू आ गई कितना 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम सॉल्यूशन में है एसिटिक एसिड, ठीक है। 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में है, 0.45 ग्राम लेके हम लोग स्टार्ट किया था, तो एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब कितना हुआ, एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब कितना हो गया 0.45 माइनस 0.3,
तो कितना हो गया 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम है। आई होप ये रीड कर पा रहे होंगे आप, ठीक है, 0.15 ग्राम है, ठीक है, इतना ग्राम एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हो गया। तो अब हम लोग बेसिकली इसी पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। बेसिकली अब के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। एक्स कितना एब्जॉर्ब हो गया 0.15, ठीक है, अपॉन एम मास क्या है चारकोल का, कितना दिया हुआ है 1, इज इक्वल टू के की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू फाइनल एब्जॉर्ब होने के बाद का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, तो ये है 0.1 और 0.1 पे पावर 1 ही है, ठीक है। तो के की वैल्यू आ गई कितना 1.5, तो यही आपका फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप अल्फा को इग्नोर नहीं करते हैं, कैलकुलेशन कर रहे थे, तो आपका 1.46 आ जाता। के की वैल्यू कितनी आ जाती 1.46। अगर आप अल्फा एग्जैक्ट यहाँ पे इग्नोर ना करके आप एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करते तो अल्फा की वैल्यू आपकी 1.46 आ जाता, बट 1.5 इज ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, जो कि एक सॉल्यूशन से पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक सॉल्वेंट एस है, कंपाउंड बी उसमें डिसॉल्व किया, जो कि पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है सी और डी में, ठीक है, बी सी और डी में डिसोसिएट कर रहा है, और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बी सी डी तीनों क्या है नॉन वोलेटाइल है। द मास मोलर मास बी का जो है 10 टाइम्स है मोलर मास एस का, तो सॉल्वेंट का मोलर मास अगर आप m मान रहे हो तो b का मोलर मास हो जाएगा 10m, ये दिया हुआ है। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है 400 केल्विन, और आपका डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है, डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है 10 आर जूल पर मोल, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि a solution B in S with an initial concentration of 0.25% W/W, तो B का जो कंसंट्रेशन इनिशियली है 0.25% W/W है। अब W/W का मतलब क्या है, बेसिकली अगर आप देखो कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लोगे, अगर आप कितना ले लिए 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो उसमें B कितना है, कितना ग्राम है, तो 0.25 ग्राम है, और सॉल्वेंट S कितना ग्राम है, तो वो हो जाएगा 100 माइनस 0.25, जो कि 99.75 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने कर ली। अब हम बेसिकली यही लगाने जा रहे हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 408 है और 400 है। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 408, तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 8 का, 408 माइनस 400 8। आई की वैल्यू ऐसे सिनेरियो पे क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा होता है। एन की वैल्यू कितना है, एक मोल से कितने मोल बने प्रोडक्ट के, तो कितने मोल बने 2 और 2 4, तो 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू अल्फा, मतलब 1 प्लस 3 अल्फा, यही है आई की वैल्यू हमने रख दी 1 प्लस 3 अल्फा। केबी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो केबी की वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं। केबी होता क्या है, अगर केबी की बात करोगे आप, तो केबी होता क्या है, केबी होता है आर इंटू टीबी स्टार का होल स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो आर इंटू 400 का होल स्क्वायर बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो m है, तो m को m इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है 10 आर। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ रही थी 16m, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आई 16m, ठीक है। तो ये केबी की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 16m, ठीक है। अब मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25m, ठीक है, तो 0.25 ग्राम है अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास बी का 10m, ठीक है, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये सॉल्वेंट है लेकिन इसका मास लेकिन केजी में, तो 99.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना था, यहां से सॉल्व किया तो 1 प्लस 3 अल्फा की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रहा था 1.995,
ठीक है, इसको सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेटली 2 भी लिखने पे थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ रहा है, उसको भी देख लेंगे। फिर यहाँ से सॉल्व करने पे अल्फा की वैल्यू आ गई थी मतलब 0.3316 जाता। तो अगर अल्फा परसेंटेज में बात कर रहे हो तो हम लिख देंगे 33.17%। अगर आप इसको 2 लिख लेते तब आपका अल्फा आ जाता 33.33%। अच्छा, अगर एग्जैक्ट देखा तो यही सही है, ठीक है, क्लियर है, 33.17% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, कंटेन कंसिडर द एटम। देखिए यहाँ पे 2 स्पीसीज हमारी दी हुई है और इसमें अगर मैं कहूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पे सिस वाला पूछा गया है और एक मेरिडोनियल पूछा गया है ना, और कह रहा है ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टेडल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्राईएंगुलर फेसेस इन बोथ द कॉम्प्लेक्स हैविंग 1 नाइट्रोजन एटम एंड 2 क्लोरीन एटम्स एट द कॉर्नर। ये इस क्वेश्चन को मैं हार्डनेस दूंगा क्योंकि ये अच्छा खासा सवाल था, ऐसा नहीं पूछा था, अच्छा हार्ड क्वेश्चन था, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ईजी है। लेकिन इसमें अगर मैं कहूँ कि बेटा इसको मैं ऐसे बना लूँगा, देखिए मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ कि ये हमारा क्या, अच्छा इसमें सिस रखना है तो 2 क्लोरीन को आपको क्या करना है, एडजेसेंट पे रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन रख लिया, यहाँ पे बेटा मैंने NH3 रख दिया, यहाँ पे NH3 रख दिया, ये NH3 रख लिया और ये वाला NH3 रख लिया। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई वो हमसे कह रहा है कि एक बात बताओ कि मुझे बताना है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो बोथ 1 नाइट्रोजन एटम 2 क्लोरीन एटम्स एट द कोर 1, ये सॉरी कॉर्नर। तो 1 अगर मैं कहूँ इसमें, देखिए यहाँ से क्या है 1 नाइट्रोजन एंड क्या है 2 क्लोरीन, यानी कि NClCl। शायद दिख नहीं रहा है बच्चों, वही ज़्यादा बेटर था अगर मैं उससे ही कहूँगा। देखिए यहाँ पे क्या है N और ये Cl और Cl, यानी कि ट्राई एंगुलर फेस बताने। तो मैं इसमें कह सकता हूँ, देखो यहाँ से क्या है, देखो ट्रायंगुलर फेस कैसे हो सकता है, एक तो बेटा ये वाला हो सकता है, ये सिस है, ये वाला क्या है सिस, तो एक तो ये हो सकता है ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। और इसमें क्या हो सकते हैं, एक ये वाला हो सकता है। तो इसमें कितने फेस हो सकते हैं, 2 फेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 2 फेस, यानी ट्रायंगुलर फेस है ना, जिसमें एक नाइट्रोजन हो और 2 क्या हो एडजेसेंट में क्लोरीन। तो सिस में तो 2 आ रहे हैं। अब अगर मैं ट्रांस की बात करूं, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांस में अगर हम देखते हैं तो ट्रांस में देखिए बेटा क्या है, इसमें मैं रख देता हूँ यहाँ पे ये ट्रांस नहीं है, सॉरी मेरिडोनियल है। और अगर मेरिडोनियल में रखता हूँ तो बेटा यहाँ पे ये मेरिडोनियल को मैं लिख लेता हूँ ऐसे, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हुआ, ये नाइट्रोजन हुआ NH3, ये भी NH3 हुआ, ये NH3 हुआ और ये हुआ बेटा NH3। तो अगर मैंने अब इसको जो बना दिया वो मैंने बना दिया क्या, मेरिडोनियल यहाँ से, ठीक है। ये पूछा है, देखो CONH3 का ऑल्ट्राइज क्या Cl, तो एक NH3 और यहाँ पे हो जाएगा, अब क्या है हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बेटा, देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या है क्लोरीन। ये पूछ रहा है। अब इसमें देखो यहाँ से जो फेस आएंगे वो कितने आ सकते हैं ट्रायंगुलर फेस, तो एक तो बहुत साफ साफ दिख रहा है, देखिए ये वाला, ये आ जाएगा बेटा, एक ये आ जाएगा। दूसरा देखो इससे आ सकता है, 2 ये हो जाएंगे, 2 क्लोरीन और एक नाइट्रोजन। और अगर मैं कहूं तो एक ये वाला हो जाएगा बेटा, देखो ये वाला 3, और एक हो जाएगा हमारा क्या है, देखिए एक हो जाएगा बेटा ये वाला, यानी कि इसमें क्या है हमारे 4 फेस हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन टफ था, ट्रायंगुलर फेस होने, बेसिकली हमने ट्रायंगुलर बनाना था और किसको मान के बनाना था बेटा, नाइट्रोजन क्लोरीन एंड क्लोरीन, यानी कि 2 एडजेसेंट पे आने चाहिए थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बेटा वो हो जाएगा 6, यानी कि 2 तो सिस में है, या देखो 2 फेसेस तो इसमें है, 2 फेस तो इसमें है और 4 हमारे इसमें, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है भाई। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन आपका जो आया है वो आया है पॉलीमर से। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन सीक्वेंस। तो सबसे पहले
CH3I का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, KCN, दैट इज योर नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आयोडीन इज रिप्लेस्ड बाय साइनाइड। नाउ उसके बाद है इसका हाइड्रोलाइसिस, और जब हम साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और Br2 दैट इज योर HVZ रिएक्शन, जिसमें एक अल्फा H इट इज़ रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2Br एंड COOH। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन, जब हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ, तो NH2 आ जाएगा आपका Br की जगह, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर ग्लाइसिन। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लाइसिन, दैट इज योर X। चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट रिएक्शन। अगर हम कैप्रोलैक्टम की बात करें तो कैप्रोलैक्टम आपका 7 मेंबर रिंग साइक्लिक एमाइड, और इसका हमें क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैप्रोइक एसिड। और अब इसने बोला है X और Y रिएक्शन कर कर आपका देता है एक बायोडिग्रेडेबल कोपॉलीमर। तो बेटा सबको पता है कि कैप्रोइक एसिड और जब ग्लाइसिन रिएक्शन करेंगे तो आपका जो पॉलीमर बनेगा दैट इज योर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाउ अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन पर। तो बेटा देखो इसने कैलकुलेशन पर बोला है 500 मोल X के रिएक्शन करेंगे और 500 मोल ही Y की रिएक्शन करेंगे। तो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका 75, और कैप्रोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट है 131। अब जब हम नाउ ध्यान से देखिएगा, इसमें बोल रहा है सिंगल मॉलिक्यूल बन रहा है। तो बेटा जब भी कंडेंसेशन होगा, आपको पता है कि जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या बाहर क्या जाएगा, बाहर। तो चूंकि यहाँ पे 500 और 500 मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, यानी टोटल 1000 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं बेटा। तो अगर हम बात करें तो 999 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या जाएगा, बाहर। तो दैट्स वाई आपको इस मॉलिक्यूलर वेट में से ये मॉलिक्यूलर वेट को क्या करना होगा, माइनस, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 85018। क्लियर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पूछा गया है, और दोनों सवाल जो है सॉल्यूशन से फिर से पूछा गया है, एक पैराग्राफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं A और B फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आइडियल सॉल्यूशन बता रहा है कंसिडर 5 मोलर ऑफ B इन A। B में B का मतलब A में B को 5 मोलर मानो, मतलब 5, ऐसा बोल रहा है कि 5 मोलर ऑफ B इन A। A में B जो है 5 मोलर है। ओके, इनसाइड अ क्लोज कंटेनर हैविंग अ टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ, 100। तो कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि पीटी की वैल्यू कितनी है, 100 mmHg है, यूनिट ध्यान रखेंगे हम लोग। द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज P0A। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एट प्योर ए basically at 300 Kelvin is 105 mmHg. Assume that A and B behaves as ideal gases in the vapor phase. R की वैल्यू 0.08 लेनी है। मोलर मास A और B का दिया हुआ है 50 और 57। डेंसिटी लिक्विड B का भी दिया हुआ है, ओके, B का दिया हुआ है, और 1 atm is 760 mm of Hg। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ B इन प्योर फॉर्म इन वेपर फेज टू इट्स मोलर वॉल्यूम इन लिक्विड फेज। ओके, और नीचे बोल रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन, दिख नहीं रहा है थोड़ा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज विच इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉल्यूशन। मतलब YB की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है, तो YB के लिए अब क्या किया जाए, तो अब देखो पहले सबसे पहले तो इसको हिट करो कि इसका मतलब क्या है। 5 मोलर ऑफ B इन A,
मतलब 5 मोल ऑफ बी इन 1000 ग्राम ऑफ ए, यही तो मतलब है, ठीक है, मोलालिटी यही तो होता है, ठीक है। तो अब यहां पे बी के कितने मोल है, बेसिकली 5 मोल है, ठीक है, और ए के कितने मोल हो गए, बेसिकली हमारे हो गए 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है ए का 50, ठीक है, तो ये कितने हो गए, बेसिकली 20 मोल हो गया। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ए की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना आ गया, 5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने हो गए 25, और मोल फ्रैक्शन बी की बात करें तो कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 25, सही है। तो ये आ गया, तो यहां से टोटल प्रेशर तो पता है ही है, मोल फ्रैक्शन ए और बी का भी आ गया। अब यहां से हम पी नॉट बी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, पी नॉट बी कैसे निकालेंगे, तो पी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 100 mmHg इज इक्वल टू पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 105, मोल फ्रैक्शन ए का 5/25 1/5 लिख सकते हैं। पी नॉट बी इज हमें निकालना है, और मोल फ्रैक्शन बी का इज 20/25। तो यहां से सॉल्व करने के बाद पी नॉट बी की वैल्यू आ गई थी 80, है ना, 80 mmHg, यूनिट का ध्यान रखें नहीं तो गलती हो सकती है। पी नॉट बी की वैल्यू आ गई, अब पी नॉट बी की वैल्यू आ गई तो अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, बेसिकली मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेम, वाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब वाई बी के लिए तो मैं क्लास में ऐसे ही बोलता था कि इसको याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, राउल्स लॉ इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू वाई बी, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है 80, मोल फ्रैक्शन बी का मोल फ्रैक्शन 20/25, टोटल प्रेशर कितना है 100, दैट इज गिवन 100, ठीक है, और यहां से इंटू वाई बी। तो यहां से वाई बी की वैल्यू सॉल्व करके वाई बी की वैल्यू आ चुकी है हमारी 0.16। तो यही आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 16 का, कि वाई बी की वैल्यू पूछ रहा था, तो वाई बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.16। अब बेसिकली इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को फिर से देख रहे हैं कि अब ये तो पार्ट कर लिया हमने, अब इसमें पूछ रहा है कि रेशियो मोलर वॉल्यूम का बी में, ठीक है, अगर बी होता रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ प्योर बी, ध्यान देना यहां पे प्योर बी का इन वेपर फेज, वेपर में कितना होता टू इट्स मोलर वॉल्यूम, रेशियो ही निकालना है मोलर वॉल्यूम का, एक मोल का ही मोलर वॉल्यूम इज एक मोल का वॉल्यूम इन लिक्विड फेज। तो अब इसको देखते हैं, ठीक है, तो अब यहां पे अब फिर से स्टार्ट करते हैं, अब सारे डेटा हमको ध्यान है। अब हम बेसिकली अब गैस के लिए मतलब वेपर फॉर्म के लिए हम लगा रहे हैं, ठीक है, वेपर फॉर्म के लिए हमने लगाया पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना, लेकिन प्योर बी के लिए, अब प्योर बी के लिए लगा रहे हैं तो पी नॉट बी कितना आया था 80 mmHg, तो 80 डिवाइडेड बाई 760 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1, मोलर वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। आर की वैल्यू कितना बोला है 0.08 लेने के लिए, और टेम्परेचर कितना है तो 300 केल्विन है, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम आ गया, तो यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट किया हमने तो 228 लीटर आ रहा है, 228 लीटर आ रहा है, ठीक है, यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब बेसिकली अब लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिक्विड, और इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है बेसिकली हम लोग को मोलर वॉल्यूम का। तो एक मोल का वॉल्यूम, अब यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है बी का बेसिकली, तो एक मोल का मास कितना हो गया 57 ग्राम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हम क्या लगा रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी कितना दिया हुआ है बी का 0.5 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml, ठीक है। मास कितना हो जाएगा 57 ग्राम अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम यहां से आया 57 अपॉन 0.5, लेकिन ध्यान रखना ये आया है ml में, ठीक है, सही है। तो ये इसको ऐसा लिख दो 570 डिवाइडेड बाई 5 ml, तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 228,000 ml में ले लिया, और नीचे वाला रेशियो, नीचे वाला वॉल्यूम है
जो कि लिक्विड फॉर्म में 570 डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ रही है 2000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है, थैंक यू। नाउ मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपका ज़ेल्डाल मेथड और कैरिस मेथड से आया है, बट उसके लिए पहले हमें एल और एम तक पहुंचना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एल बनाने के लिए। तो रिएक्शन है आपका ज़ाइलीन की। तो ज़ाइलीन की रिएक्शन हमें करवानी है। नाउ यहाँ पर फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन भी हो सकता है और एसाइलेशन भी हो सकता है, और हमें पता है कि एसाइलेशन इज़ फास्टर देन एल्काइलेशन। तो यहाँ पर जो सबसे पहला होगा वो होगा आपका फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, और Cl ग्रुप वहाँ जुड़ेगा CO ग्रुप जहाँ पर स्टैटिक हिंड्रेंस थोड़ी कम होगी। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा COCH2Cl। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका रिएक्शन है NaI के साथ, और NaI इट विल अंडरगो फॉर SN2, और अगर ये SN2 करेगा तो आपका जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C+CH2I। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगेन हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड फिनॉक्साइड आयन इज प्रेजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा अगेन SN2, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें आयोडीन इज रिप्लेस्ड बाय फिनॉक्साइड ग्रुप। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3, एंड यहाँ बनेगा आपका C+O CH2O एंड NO2। क्लियर। नाउ अब बेटा ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट बना है J। अब जब हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं NaBH4 के साथ, तो NaBH4 क्या करेगा, इस C+O को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHOH में, और CHOH आपका PBr3 है तो OH की जगह क्या आ जाएगा आपका Br। तो जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनेगा NaBH4 और PBr3 की रिएक्शन के बाद वो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 CH Br CH2O एंड NO2। नाउ अब इस K की रिएक्शन, अब बेटा दो क्वेश्चन है तो पहले हम L के लिए बात करते हैं। तो K की रिएक्शन जब हम NH3 के साथ कराएंगे तो दिस Br इज रिप्लेस्ड बाय NH2, दिस Br इज रिप्लेस्ड बाय NH2, और आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा या उसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 572। उसका जो फाइनल फार्मूला आएगा, कुछ नहीं करना है, बस ये Br जो है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय NH2। तो आपका जो फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो कितना आएगा 572। चलिए अब ये क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 1m aqueous H2SO4 रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 5.72 ग्राम। तो बेटा डायरेक्ट ज़ेल्डाल मेथड्स क्या फॉर्मूले लगा लो। तो अगर मान लीजिए हम बात करें 286 ग्राम, सॉरी बेटा यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 286। नाउ अगर हम बात करें बेटा 286 ग्राम जो है उसके L के लिए कितना आपको H2SO4 चाहिएगा, दैट इज़ योर हाफ मोल H2SO4। तो अगर हम बात करें 572 ग्राम के लिए हमें जो चाहिएगा वो चाहिएगा 1 मोल H2SO4, यानी हैंस अगर हम बात करें 5.72 ग्राम के लिए जो हमें चाहिएगा दैट इज इक्वल टू 0.02 मोल। तो बेटा बस अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए। तो 0.02 मोल L रिक्वायर्ड 0.01 मोल H2SO4, और अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला लगाइए, दैट इज़ योर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ml में डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 0.01, और जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो आपका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 10 ml। क्लियर? दैट इज़ योर क्वेश्चन फ्रॉम ज़ेल्डाल मेथड, जिसमें पहले आपको फाइनल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है एंड देन ज़ेल्डाल मेथड की इक्वेशंस लगानी है। अब इसी क्वेश्चन पर नेक्स्ट मेथड है आपका, या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैरियस मेथड। तो मैं पहले यहीं पे प्रोडक्ट बना देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेटा देखो यहाँ तक का इक्वेशन तो आपका क्या रहेगा, सेम। क्लियर? सिर्फ आपका जो चेंज होगा वो है लास्ट पॉइंट में, दैट इज दिस वन। यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं PHSNA के साथ, और जब हम इस रिएक्शन को PHSNA के साथ करवाएंगे तो बेटा दिस Br इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, और आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3 CH, यहाँ आएगा आपका SPH CH2O, और यहाँ पर NO2। क्लियर? अब बेटा अगर हम इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C22H21NO3 सल्फर, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा आपका 379। और बस इसमें ये याद रखिएगा बेटा इस मॉलिक्यूल में एक सल्फर है। तो इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन में अगर हम बात करें बेटा तो ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से ही इंटरलिंक्ड है, और उसमें हमने जो देखा था उसमें आपका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो मॉलिक्यूलर वेट आया था आपका 379, एंड उस मॉलिक्यूल में कितना सल्फर था, एक सल्फर। क्लियर? तो बेटा अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया है 3.79, तो बेटा अगर हम 3.79 की बात करें तो 3.79 ग्राम का मतलब हम जो कंपाउंड ले रहे हैं वो कंपाउंड कितना होगा, 0.01 मोल। और अगर 0.01 मोल रिएक्ट कर रहा है और चूंकि कंपाउंड में एक सल्फर है तो आपका 0.01 मोल ही क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। क्योंकि एक सल्फर है तो आपका एस्टिमेशन एक सल्फर का होगा, और बेरियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 233। तो बेटा आपसे पूछा गया है वेट, तो बेटा अगर हम इसका वेट मेजर करेंगे दैट इज इक्वलेंट टू 2.33 ग्राम। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो है 2.33 ग्राम। नाउ होपफुली आपको सॉल्यूशंस मिलकर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा रहा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।